परख के दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्ते। हमेशा की तरह मेरी बात सीधी होगी, सटीक होगी और बिना किसी हेर-फेर की होगी। दोस्तों, आमतौर पे जो मैं आपके सामने चर्चाएँ रखता हूँ उनमें मैं पहले आपको शीर्षक नहीं बताता। लेकिन आज कुछ तब्दीली करते हुए मैं इस चर्चा का शीर्षक पहले ही तय कर देता हूँ और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये शीर्षक मैंने अपने पुराने मित्र योगेंद्र यादव की एक बातचीत से लिया है। और इस चर्चा का शीर्षक है एसआईआर में बिहार की एसआईआर में थर्ड एम्पायर आ गया। यानी अब बिहार की एसआईआर चुनाव आयोग जो कर रहा है वो अब एक तीसरे एम्पायर की निगरानी और देखरेख में होगी। ये सब क्यों होगी और इसका राहुल गांधी ने जो भविष्यवाणी की थी उससे क्या संबंध है? बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा होने वाली है उससे इसका क्या संबंध है? इसकी चर्चा मैं आज आपके सामने करूंगा। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने पिछली बार ही कहा था कि सरकार, मोदी और चुनाव आयोग इस समय सांसत में पड़ा हुआ है। उसे सांसत में डालने वाले हैं राहुल गांधी। आपको यह भी याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ताजा सुनवाई में आधार कार्ड पर टिप्पणी की थी तो गोदी मीडिया जोश में आकर बोला था कि ये तो विपक्ष को झटका लग गया। कोर्ट ने आयोग की दलील मान ली। इस पर राहुल ने क्या कहा था यह भी याद होगा आपको। राहुल ने कहा था, और वो भी कहा था शाहरुख खान के अंदाज में, कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब इस फिल्म का पहला पार्ट रिलीज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की हर दलील को मान लिया है। चुनाव आयोग की हेकड़ी पर एक जोरदार चपत लगाई है। अब बिहार की एसआईआर पर एक थर्ड एम्पायर की निगाह है। दरअसल अदालत इस पूरी विवादास्पद प्रक्रिया की निगरानी करने वाली है। उसकी निगाह रहेगी कि आयोग क्या कर रहा है और सरकार क्या कर रही है। संविधान का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यही तो विपक्ष चाहता था, यही तो राहुल गांधी चाहते थे और यही हम सब चाहते थे जो भारतीय लोकतंत्र को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। राहुल गांधी परसों यानी 17 से बिहार में तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं के साथ वोट अधिकार यात्रा पर निकलने वाले हैं। सासाराम से पटना तक जाने वाली ये वोट अधिकार यात्रा बिहार के स्तर पर वोट चोरी का अभियान रोकने का अभी तक का वोट चोरी का प्रतिकार करने का अभी तक का सबसे बड़ा अभियान है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि अब वे पूरी हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताता है कि अब राहुल गांधी पूरी शान के साथ लोकतंत्र के चमकते हुए सूरज में जनता की राजनीतिक आजादी के रहनुमा बनकर यात्रा का नेतृत्व करेंगे। पूरे 16 दिन तक 1300 किलोमीटर चलने वाली यह यात्रा बिहार के चुनाव को नीतीश भाजपा के खिलाफ एक लहर में बदलने वाली साबित होने जा रही है। राहुल गांधी की अपील मैं आपके सामने जरूर रखूंगा, क्योंकि अगर हमने उस पर कान नहीं दिया तो हम किसी दूसरे के साथ नहीं बल्कि खुद अपने साथ नाइंसाफी करेंगे। राहुल ने कहा है कि 17 अगस्त को हम बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। हमारे साथ बिहार के युवा एक व्यक्ति एक वोट और संविधान को बचाने के लिए निकलेंगे, साथ ही वोट चोरी को रोकने का काम करेंगे। इस लड़ाई में हमें बिहार के युवाओं की जरूरत है। सभी युवाओं को हमारे साथ जुड़कर संविधान की रक्षा करनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, चुनाव आयोग के मौजूदा हेकड़ी भरे और लोकतंत्र विरोधी रवैये पर सभी विशेषज्ञों को हैरत है। पूर्व चुनाव आयुक्तों को भी बड़ी हैरत है कि ये सब क्या हो रहा है। ये मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी क्या कर रहे हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो प्रतिक्रिया की है उससे स्पष्ट है कि अंतरिम फैसला चुनाव आयोग के रवैये को न केवल खारिज करता है बल्कि उसे एक कड़ी नसीहत भी देता है। रावत कह रहे हैं कि आयोग को हमेशा ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता पर जोर देना चाहिए। कोई भी आरोप आए उसकी तुरंत जांच कीजिए, पब्लिक डोमेन में तथ्यों को रखिए। यही चीजें सदा से चली आ रही हैं। सुकुमार सेन के जमाने से लेकर अभी तक हमेशा यही हुआ है। हर बार जब आरोप लगे हैं तो उनकी जांच हुई है और जनता के सामने जांच के नतीजे को रखा गया है। पता नहीं इस बार इन दोनों चीजों पर चुनाव आयोग ने क्यों बिल्कुल अलग किस्म का रुख अख्तियार कर लिया है। ये ओपी रावत साहब को इस बात की बड़ी हैरानी है। रावत जी बताते हैं कि आयोग को कितने फॉर्म मिले, कितने लोगों के नाम उसने डिलीट किए, वोटर लिस्ट के पहले ड्राफ्ट में कितने नाम नहीं हैं, वह सब तो उसके पास तैयार रहता है। उसे पूरे देश के स्तर पर ईआरओ नेट के जरिए बहुत जल्दी कोलेट भी किया जा सकता है। इसलिए इन तथ्यों को देने में उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी।
अगर इलेक्शन कमीशन को कोई रिजर्वेशन है, कोई आपत्ति है, तो वो उस आपत्ति को सुप्रीम कोर्ट में उसे बताना चाहिए था कि भाई हमें ये आपत्ति है। ओपी रावत ने इस पर हैरत जताई कि न तो आयोग ने यह बताया और न ही यह बताया कि वह किस कारण से ये सब जानकारी देने से मना कर रहा है। रावत जी को लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उससे ये चीजें कुछ दुरुस्त होंगी, बादल छटेंगे और पूरी जानकारी आम वोटर को और आम जनता को मिलेगी। ओपी रावत ने साफ कहा कि न केवल इलेक्शन कमीशन को फेयर यानी निष्पक्ष होना चाहिए, न केवल उसे वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, बल्कि ऐसा करते हुए दिखना भी चाहिए कि वो इंसाफ पसंद है, वो किसी एक का पक्ष नहीं ले रहा है, वो हकीकत के साथ है, वो स्वतंत्र है, वो निष्पक्ष है और वो सबको, सारे दलों को, सारे नेताओं को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहा है। अब मैं आता हूं अपने पुराने मित्र योगेंद्र यादव की प्रतिक्रिया पर, जो उन्होंने कोर्ट के इस फैसले पर की। ध्यान रहे दोस्तों, योगेंद्र जी पहले दिन से ही बिहार की एसआईआर की जमकर समीक्षा कर रहे हैं। उनकी समीक्षा आलोचनात्मक है और कड़ी आलोचनात्मक है और उनके द्वारा कहे गए या लिखे गए एक एक शब्द को मैं फॉलो करता रहा हूं, मैं उसको पढ़ता रहा हूं और उससे मेरी भी जानकारियां बढ़ी हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत गहरे उतरे हैं। उन्होंने सर्वेक्षण किए हैं, चुनाव आयोग के जो दावे हैं उन दावों पर उन्होंने सवालिया निशान लगाए हैं और जिस संकल्प के साथ में, जिस तत्परता के साथ में, बिना डिगे हुए उन्होंने इस काम को किया है, मुझे लगता है इस देश के बुद्धिजीवियों को इस बात से सबक लेना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में, लोकतंत्र के हित में जब कोई हस्तक्षेप करे तो उसे किस हद तक जाना चाहिए और किस हद तक, अगर वो इस हद तक नहीं जाएगा तो दरअसल वो अपने साथ भी अन्याय करेगा, अपने संकल्प के साथ भी अन्याय करेगा और लोकतंत्र के साथ भी अन्याय करेगा। योगेंद्र जी ने न केवल एक बुद्धिजीवी की भूमिका निभाई, बल्कि वो बाकायदा इस मसले में सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार बन गए और उन्होंने हम सबको चौंकाते हुए अदालत में दो ऐसे वोटर भी पेश कर दिए जो आयोग की निगाह में मर चुके थे। आयोग का वकील उनके इस काम में रोड़े डाल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी आपत्तियां खारिज कर दी और योगेंद्र जी से कहा कि वे अपनी बात कहें। योगेंद्र जी ने न केवल उन दोनों वोटरों को रखा, बल्कि कोर्ट ने जो गुंजाइश दी उसका बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए अपना पूरा विश्लेषण पेश किया। उससे कोर्ट बहुत प्रभावित हुआ और उसने योगेंद्र जी का शुक्रिया अदा किया। मैं समझता हूं कि कोर्ट ने जो मौजूदा अंतरिम आदेश दिया है उसमें योगेंद्र जी के इस विश्लेषण की कुछ न कुछ भूमिका जरूर रही है। बाद में योगेंद्र जी ने जो यहां बताया उसको साझा करना बहुत जरूरी है। वे कहते हैं कि पिछले 1.5 महीने से मैं सब कुछ छोड़कर इस पर लगा हुआ था। लोग कह रहे थे कि पागल हो, लगे रहते हो, क्या होगा इस चीज से, तुम्हारे अकेले करने से क्या होगा। लेकिन साथी जुड़े, काम हुआ और बीच बीच में लगता था कि पता नहीं कुछ निकलेगा भाई ये या नहीं। लोग पूछते थे और मैं कहता था कि यार देखो, कम से कम कोई यह ना कहे कि तुम्हारे जीते जी इस देश में लाखों लोगों का वोट छीना गया और तुम चुप रहे उस वक्त। तो बोलना हमारा धर्म है, बाकी देखी जाएगी, जो होना होगा सो होगा। लेकिन आज उस काम का पहला सुफल सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से प्राप्त हुआ। योगेंद्र जी ने याद दिलाया कि पिछले 2 दिन से इस देश का गोदी मीडिया आपको क्या बता रहा था। वो बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट तो चुनाव आयोग से पूरी तरह सहमत है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एसआईआर में कोई बुराई नहीं है। हमें यह भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 65 लाख लोगों का जो नाम काटा गया है ठीक कारण से काटा गया है। सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि आधार वाधार की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बातें गोदी मीडिया पिछले 2 दिन से पूरे देश के सामने परोस रहा था। योगेंद्र जी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम राहत को दरअसल 2 भागों में समझाया है। एक यह है कि जो 65 लाख लोग जिनका नाम कट गया है, जिनके बारे में अंतरिम आदेश में जो राहत देनी थी उसको तो कोर्ट ने फौरन दे दिया। बाकी जो 7 करोड़ 24 लाख वोटर बचते हैं उनके बारे में आदेश अगली बार दिया जाएगा। योगेंद्र जी के मुताबिक इसमें 3 बातें याद रखी जानी चाहिए। मैं योगेंद्र जी का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूं कि ये उनका सूत्रीकरण है और मैं समझता हूं एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्रीकरण है। 3 बातें याद रखनी चाहिए, यानी इसके 3 अर्थवान पहलू हैं। पहला, आदेश ने ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता के नियम को रेखांकित किया है कि आप चुनाव आयोग हैं, आपको पारदर्शिता के साथ व्यवहार करना होगा। इन 65 लाख लोगों की सूची सबके सामने सार्वजनिक करनी होगी। लोग, कोर्ट ने नियम बना दिए हैं, कहा कि इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट दीजिए कि हमारे आदेश
की अनुपालना हुई या नहीं हुई, इसकी रिपोर्ट देनी जरूरी है। दूसरा पहलू उससे भी बड़ा है। कोर्ट ने एक मायने में 11 दस्तावेजों की जो सूची थी, जिसके बारे में हम सभी लोग, योगेंद्र जी समेत, बार बार कह रहे थे कि 11 दस्तावेज तो आधे से ज्यादा लोगों के पास है ही नहीं। हम ये भी कह रहे थे कि जो दस्तावेज हैं उन्हें लोगों के पास, जो पहले से दस्तावेज हैं लोगों के पास, उनको आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? उनमें आधार कार्ड एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा जो दस्तावेजों की सूची थी उसमें आधार कार्ड को शामिल कर दिया है। यह एक बहुत बड़ा फैसला है जो केवल बिहार के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब देश के पास जो आधार है, अगली जगह, दूसरी जगहों पर चुनाव आयोग जब एसआईआर कराएगा तो उसमें उस आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है। बताए, सोचिए, 15 साल से हम लोगों को बताया जा रहा था कि सब कुछ आधार कार्ड में निहित है, हर चीज को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। सारे देश में इस तरह की कवायदें चल रही थी, लेकिन जब बिहार में एसआईआर शुरू हुई तो उस पूरी प्रक्रिया से आधार कार्ड को बाहर कर दिया गया। चुनाव आयोग की जो भी दलीलें रही हूं कि आधार कार्ड महत्वहीन है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह नहीं चलेगा, आप आधार कार्ड को उन प्रमाण पत्रों की सूची में शामिल कीजिए जो लोगों को अपने फॉर्म के साथ भर के आपको देना है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कोर्ट ने कहा है कि हम इसकी निगरानी भी करेंगे। 1 सप्ताह बाद फिर हियरिंग है, उसके बाद फिर सुनवाई का सिलसिला जारी रहेगा। यानी कोर्ट अब इस पूरे मसले में थर्ड एम्पायर की भूमिका में आ गया है। जब जाहिर है कि जब अंपायर किसी की टीम की तरफदारी करने लगता है, नाजायज तरफदारी करने लगता है, तो तीसरे एम्पायर को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। और ये हमारे देश के लोकतंत्र की खुशकिस्मती है कि थर्ड एम्पायर ने अपनी भूमिका से इनकार करने की बजाय अपनी भूमिका को दरअसल संभाल लिया है। योगेंद्र जी पिछले कई हफ्तों से कह रहे थे कि भाई ये जो 65 लाख लोग हैं जिनका नाम आपने डिलीट कर दिया, क्योंकि वे या तो उनका देहांत हो गया, या वे बाहर गए हुए हैं, या वे उनका पता नहीं चल रहा है, या उनका नाम एक से ज्यादा बार वोटर लिस्टों में आया है, तो हम ये कह रहे थे कि भाई आप इनका नाम बता दीजिए ताकि हर कोई चेक कर ले, कि कम से कम वो व्यक्ति तो चेक कर ले जिसके बारे में कहा जा रहा है, अगर वो जीवित है, और उन परिवारों को पता लग जाए जिन परिवारों में के सदस्यों के वोट काटे गए हैं। लेकिन चुनाव आयोग इससे इनकार कर रहा था। चुनाव आयोग ने तो एक तरह से बहुत ही निर्लजता के साथ कोर्ट में हल्फनामा तक दे दिया था कि यह उसकी कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। आयोग और उसके वकीलों ने कोर्ट में बड़ी कलाबाजियां खाई, लेकिन अंततः लोकतंत्र की जीत हुई। अदालत ने कहा कि जिनके नाम कटे हैं उनकी लिस्ट जारी करनी पड़ेगी, हर जगह लगानी होगी और डिजिटल रूप में लगानी होगी ताकि एपिक नंबर के जरिए नामों को तलाशा जा सके। अच्छा, अब आप बताइए कि विपक्ष की मांग और क्या थी? विपक्ष की मुख्य तौर पे यही तो मांग थी। आयोग लगातार राहुल गांधी को वोटर लिस्टों को डिजिटल फॉर्म में देने से इनकार कर रहा था, और अब अदालत कह रही है कि आपने जो वोटर लिस्टों में संशोधन किया है, जो नाम काटे हैं, जो पहली आपने ड्राफ्ट सूची लगाई है, ये सब डिजिटल फॉर्म में लोगों के पास जानी चाहिए। दोस्तों, ये पहली जीत है, अभी बात खत्म नहीं हुई है। राहुल गांधी के शब्दों में कहें तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। अगले हफ्ते इसका दूसरा सीन शुरू होगा, जब कोर्ट बाकी बचे हुए 7 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के बारे में सुनवाई करेगा, फैसले पर पहुंचेगा। दम साध कर बैठिए, अब थर्ड एम्पायर की बारी है। जो वह कहेगा, मेरे ख्याल से वो भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। बाजी किस तरफ जाती है, पलड़ा किसका झुकता है, ये हमारे सामने आएगा। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं यहां पर एक चेतावनी भी दर्ज करना चाहता हूं। वो ये है, सिद्धांततः मैं ये मानता हूं कि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र को अपने सारे अंडे अदालत की टोकरी में नहीं रखने चाहिए। लोकतंत्र हमारा स्वस्थ हो, गहराई तक हो, जनता के हितों के बारे में सोचे, धीरे धीरे एक बाजारू पूंजीवादी लोकतंत्र से जनोन्मुख भागीदारी वाला लोकतंत्र बने,
इसके लिए कोशिशें हमें करनी होंगी, हमारे राजनीतिक प्रतिनिधियों को करनी होंगी, पार्टियों को करनी होंगी कोशिशें। अदालत की भी इसमें भूमिका है, सकारात्मक भूमिका है जो सुप्रीम कोर्ट निभाते हुए प्रतीत हो रहा है। लेकिन केवल अदालत पर भरोसा करके हम लोग हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते, और राहुल गांधी ने इस बात को जान लिया है, इसलिए वो लगातार आंदोलन के रास्ते पर हैं। विपक्ष के नेता भी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चल रहे हैं। मेरा मानना है कि मौजूदा राजनीतिक निजाम को, चुनाव आयोग को, सरकार को, सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री को, इन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा संकट का समय है। पिछले 11 साल में मेरे ख्याल से अगर आप किसान आंदोलन को छोड़ दें, जो 1 साल चला, उस वक्त सरकार वास्तव में संकट में फंसी नजर आई थी। ये समय बहुत बड़े संकट का है, अंदेशों का है। उन्हें नहीं पता है कि भविष्य में जनता उनके बारे में क्या सोचने जा रही है। मेरा तो मानना यह है कि अगर इस आंदोलन को विपक्ष ने 6 महीने चला लिया, तो भारत में बहुत से लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, वे अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करते हुए पाए जाएंगे, और वही 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 इस लोकतंत्र के लिए निर्णायक दिन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये चर्चा पसंद आई, अगर आपको नई परख का अंदाज पसंद आता है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और प्रोत्साहित करें अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, और खास तौर से आपके परिवार में जो युवा हैं, उनको, उनसे भी कहें कि वो नई परख के साथ जुड़ें, नई परख के वीडियो को देखें, अपनी टिप्पणियां दें, ताकि हम लोग सुधार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।